आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस सीजन 3 चैप्टर 4। हमारा चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ से वो ख़त्म हुआ होता है। जब अपनी इलियलिंड से भाग रही होती है, उसे देखने के बाद जो अपने एल्डर होते हैं वो बोलते हैं बस अभी ये क्या हुआ। उनमें से एक अपनी इग्नाइट की तरफ देख रहा होता है, जिसके बाद जो अपना एरन होता है वो मन में कहता है इलिया। पर उसी वक्त वहाँ अपना ह्यूलेस आ जाता है और अपने एरन से बोलता है चलो अपने काम की बात करते हैं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हें सब्जुकेशन पार्टी में ज्वाइन कराना अभी अलाउड नहीं है। जिसे सुनकर अपने एरन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कुछ कहने वाला होता है, उससे पहले अपना जो ह्यूलेस है वो बोलता है एरन पेरिडिया, मैंने तुम्हारी जब फाइट देखी थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था। तुम्हारे अंदर सच में पोटेंशियल है, लेकिन जो सब्जुकेशन पार्टी है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम अपना पोटेंशियल दिखा कर ज्वाइन कर लो। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो। हम प्योरिफिकेशन स्क्वाड हैं और इस स्क्वाड में जितने भी नाइट्स हैं वो ज़्यादातर ऑफिशियली रिटायर हैं या फिर जो बाकी बचे हैं वो ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं वो सभी के सभी हाइड होकर अपना काम करते हैं और हमारा मिशन डीमन से अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ये बात अगर गलती से भी ह्यूमंस को पता लग गई कि जो डीमंस हैं उन्होंने अपने पावर से यहाँ कियोस फैला दिया है, तो जो उनके बीच में डायमेंशनल क्रैक है जो ह्यूमंस और डीमंस के बीच में वो फिर से ओपन हो जाएगा। और इसीलिए हम अपनी सब्जुकेशन पार्टी में कम से कम मेंबर को रखना चाहते हैं जो एलाइट से विलाइट होते हैं, सिर्फ वो इस टीम को ज्वाइन कर पाएंगे। जिसके बाद वो ओल्ड मैन भी वहाँ आ जाता है और अपने एरन से कहता है कि अगर हम अपने सब्जुकेशन पार्टी के मेंबर्स का नंबर बढ़ाएंगे तो वेस्ट में काराकुम और 5 ग्रेट सॉर्ड्स फैमिली और साथ ही लुनटेल के किंगडम के 3 पैट्रियार्क्स ये सभी के सभी पहले बंदे होंगे जिन्हें हम रिक्रूट करेंगे। और क्या अब तुम समझ चुके हो? हम देखते हैं कि अपना एरन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, पर तभी वो बोलता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँ कि मुझे कोई भी ना हरा पाए और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ कि मुझे कोई भी डीमन की ईवल पावर ना हरा पाए, तो क्या फिर तुम मुझे अपने सब्जुकेशन टीम के एक पार्टी मेंबर की तरह ज्वाइन करा लोगे? और एरन के इस जवाब में जो अपना ह्यूलियस होता है वो भी अपना ऑरा निकालने लगता है और कहता है एरन बहको मत। और जो उसका ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही होता है क्योंकि अपना एरन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, फिर भी अपने एरन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ह्यूलियस आगे कहता है कि जो हमारी टीम का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब तक तुम पावरफुल होगे तब तक हम सब चीज़ों को ख़त्म कर चुके होंगे। और उस प्रेशर को फील करके जो अपने एरन है वो मन में कहता है ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल प्रेशर है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहा, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। पर तभी जो अपना ह्यूलेस होता है वो अपने प्रेशर को ख़त्म कर देता है और अपने एरन से प्यार से बोलता है कि अगर तुम हमारी बातों को इतना ज़्यादा सुनने के बाद भी नहीं मानते हो तो यहाँ एक रास्ता है। अपना एरन पूछता है कि वो रास्ता क्या है, जिसके जवाब में ह्यूलेस बोलता है खून। खून को ढूंढो, तो अगर तुमने खून से अपनी एक्नॉलेजमेंट पा ली तो मैं तुम्हें इस प्योरिफिकेशन स्क्वाड में ज्वाइन कर दूंगा। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है अपनी इलियलिंड से की तरफ। वो अपनी स्वॉर्ड को मयान से बाहर निकाल रही होती है और बोलती है मैं फिर भाग गई, और अपनी स्वॉर्ड स्विंग करते हुए आगे कह रही होती है कि मुझे बैंक्वेट हॉल में ये रियलाइज़ हो चुका था कि जो इग्नाइट है वो मेरे बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करती है, और आज से मैं भी उसके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करूँगी। अपनी इलियलिंड से स्वॉर्ड को स्विंग कर रही होती है और आगे अपने मन में कहती है कि मैंने यही सोचकर सारे काम करने शुरू करे थे कि मुझे भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसी बात को ध्यान कर रही होती है जब इग्नाइट ने उससे बोला होता है कि मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, इलियलिंड से पहले ही एक स्वॉर्डमैन के लिए क्वालिफाई है। और उन बातों को याद करने के बाद अपनी इलियलिंड से मन में कहती है कि मैं सिर्फ उन वर्ड्स को सुनकर ही शॉक हो चुकी थी, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करना रोक देती है और शांत खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वो कुछ पिछली बातों को याद कर रहे होते हैं और कहती है जब मैंने डंजल ट्रायल को पास करा था और साथ ही जब मैंने उस डार्कनेस को कट कर दिया था वो सभी काफ़ी थे इग्नाइट की एक्नॉलेजमेंट को पाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो अपनी इलियलिंड है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुकी होती है और वो बोलती है कि मेरी परवाह नहीं करती, और फिर वो अपने मन में कहती है क्या मेरे पास सिर्फ उसके बहकावे में आने वाली ही चॉइस है, क्या मैं कभी उससे फ्री भी हो पाऊँगी? पर अचानक उसी वक्त अपनी इलियलिंड से कोई आवाज़ देता है। जब अपनी इलियलिंड से उसकी तरफ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी इलियलिंड के फादर होते हैं। वो अपनी इलियलिंड से बोल रहे होते हैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा समय हो गया मिले बिना मेरी प्यारी डॉटर, है ना? और जिसके बाद जो अपनी इलियलिंड से होती है वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देती है और अपने फादर को गले लगा लेती है। उसके फादर आगे कहते हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि तुमने जितना भी अब तक ट्रैवल किया है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, पर अब सब ठीक है क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आ चुके हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। पर अपनी इलियलिंड से फिर भी अपने फादर से गले लगकर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। और उसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है अपने एरन की तरफ, जिससे अपना ह्यूलियस बोल रहा होता है कि खून को फाइंड करो और अगर तुमने उससे अपनी एक्नॉलेजमेंट पा ली तो मैं तुम्हें प्योरिफिकेशन स्क्वाड में हायर कर लूँगा, मतलब ज्वाइन करा लूँगा। और उस बात को सुनने के बाद अपने एरन मन में सोच रहा होता है ये तो वही बंदा है जिसके बारे में मुझे कुंवर ने बताया था, जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर बना था, वो भी 70 साल की उम्र में।
जिसके बाद ह्यूलियस आगे कहता है कि जो उसके स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड से वो दूसरों को एवल्यूट करता है, और अगर तुम उसकी एक्नॉलेजमेंट को पालोगे तो जितने भी हमारे पार्टी मेंबर्स हैं वो सभी तुम्हें वर्दी समझने लगेंगे। और मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, बाकी के काम तो तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। हाँ, सिर्फ वो तुम्हें डिसीजन लेने पड़ेंगे। पर अचानक से वहाँ कोई आता है और उन सभी से बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम सभी एक साथ इकट्ठे हुए हो। और जब वो सभी के सभी उधर मुड़कर देखते हैं तो जो अपने ह्यूलियस और वो ओल्ड मैन होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। ह्यूलियस कहता है कि ऐसा लगता है कि उसे पता लग चुका है कि जो इलिया लिंड्स है उसने किसी पावरफुल डीमन को एक्सपीरियंस किया है, जिसे सुनने के बाद जब अपना ओल्ड मैन है वो आगे कहता है ऐसे होगा तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। जिसके जवाब में ह्यूलियस कहता है कि हम काफ़ी ज़्यादा लकी हैं क्योंकि उस यंग मैन की वजह से हमारे ऊपर से उसका ध्यान हट चुका है। जिसको सुनकर अपना वो ओल्ड मैन बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, तो ह्यूलियस बताता है क्या तुम इससे अनअवेयर हो। जो जोशुआ लिंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी डॉटर के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट रखने के लिए। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है जहाँ अपने एरन और जोशुआ लिंड्स वहाँ से जा रहे होते हैं। जोशुआ लिंड्स अपने एरन से बोलता है एरन पेरेरिया क्या तुम मुझे जानते हो, जिसके जवाब में अपने एरन हाँ करता है और कहता है कि अब तक मैंने जो सुना वो ये है कि आप लिंड्स फैमिली के लॉर्ड हो और साथ ही इलिया के फादर। पर तभी उसकी बात को रोककर जोशुआ लिंड्स बोलते हैं कि मैंने ये सुना है कि तुम्हारा मेरी बेटी के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। जिसको सुनकर अपने एरन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर बोलता है हाँ ये बात सही है। और उसी बात को जोशुआ लिंड्स काफ़ी गुस्से में बोलता है ये सही है, जिसे देखने के बाद अपने एरन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है। और उसके बाद वो अचानक ही रुक जाता है और अपने एरन से बोलता है मैंने ये सुना था कि तुम 4 बंदे थे जो ट्रैवल कर रहे थे, पर अब तुम 2 क्यों हो, क्या ये सारा प्लान तुम्हारा है। और इस बात को सुनने के बाद अपने एरन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या। और इसी के साथ जोशुआ लिंड्स अपनी मयान में से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एरन को कह रहे होते हैं मैंने ये पूछा था क्या तुमने इलिया लिंड्स के साथ अकेले ट्रैवल करने का प्लान करा था, क्या तुम कुछ गलत करने वाले थे। और वो अपने एरन की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बढ़ रहे होते हैं। अपने एरन घबराते हुए बोल रहा होता है क्या नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। और वो अपने एरन से आगे पूछते हैं क्या तुमने कोई ट्रिक नहीं खेली, तो अपने एरन बोलता है नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। और अपने एरन काफ़ी ज़्यादा ही घबरा गया होता है। पर जिसके बाद जोशुआ लिंड्स से शांत होने की जगह काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हारे ये कहने का मतलब है कि जो मेरी डॉटर है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया है कि तुम उसके साथ कुछ भी करने के सोच ही नहीं सकते। और इस बात को सुनकर तो अपने एरन काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाता है और चिल्लाकर उसकी आंखें भी बाहर आ गई होती हैं। फिर जो जोशुआ लिंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने एरन से कहते हैं एरन पेरेरिया अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो, अभी के अभी हम दोनों गाइडेंस ट्रेनिंग करने वाले हैं। और इस बात को सुनकर तो अपने एरन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर कह रहा होता है तुम मेरे साथ आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके जवाब में जोशुआ लिंड्स बोलता है क्या तुम सच में मेरे से ये बात पूछ रहे हो। और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जंप लेता है जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन टूट जाती है। और फिर वो अपने एरन के साथ एक खतरनाक क्लैश करता है। और फिर वो अपने एरन से आगे कहता है कि तुम सिर्फ अपने आप को अनजान दिखा रहे हो और ये मेरे से पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, और तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दोषी साबित कर रहे हो। और गाइस सच बताऊं तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी है क्योंकि अपने एरन की ढंग से छिताई होने वाली है। और फिर वो आगे कहते हैं क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हो और मैं शांत हो जाऊँ। अपने एरन ने उन्हें स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रखा होता है। जिसके तुरंत ही बाद जो जोशुआ लिंड्स होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड में काफ़ी ज़्यादा पावर लगा के एरन को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। एरन काफ़ी जोर से पीछे की तरफ पुश हो रहा होता है उस समय। पर उसी वक्त जो जोशुआ लिंड्स होते हैं वो लैंड कर एरन की तरफ और स्पीड में बढ़ने लगते हैं। एरन उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और कुछ सोचता उससे पहले जोशुआ लिंड्स उस पर एक और अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से अपना एरन काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरने वाला होता है। और वो हवा में सोच रहा होता है कि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैंने सिर्फ इनका एक ही अटैक ब्लॉक करा है। पर उसी वक्त जो जोशुआ लिंड्स होते हैं वो अपने एरन को सोचने का मौका नहीं देते और तुरंत ही अपने एरन के ऊपर आ जाते हैं। और उसी वक्त जो अपना एरन होता है वो अपने स्वॉर्ड को पीछे गाड़ कर अपने आप को पीछे कर लेता है। और उसी के साथ जो अपने जोशुआ लिंड्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक ज़मीन पर लैंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन सारी फट जाती है। और अपने एरन पीछे होकर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे सच में पता है कि ये भी गाइडेंस ट्रेनिंग नहीं बची, ये अपने हर अटैक के साथ अपने इमोशंस को दिखा रहा है, जिसकी वजह से उसके सारे अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। आखिरकार ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते पहले का, जिसमें जो इलिया लिंड्स के फादर होते हैं वो एक बंदे से बोल रहे होते हैं कि मेरी डॉटर डेंजर में है, मुझे स्पेसिफिक चीज़ें बताओ। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि ये मैजिकल मैप है जिसका भी इस पर खून लगा रहता है, उसका वो लोकेशन बता देता है। आमतौर पर मिस इलिया लिंड्स का रंग इस पे हरा दिखाया जाता है, परंतु आज इस पे काला रंग का दिखाया जा रहा है। और इस केस में जो मिस इलिया लिंड्स हैं वो किसी डेंजरस प्लेस में हैं, जैसे कि जहाँ डिमोनिक एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हो।
जिसको सुनने के बाद जो जोशुआ लिंडसे होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, हॉर्समैन इस गाड़ी को बहुत तेज चलाओ। तो वो डर कर हाँ करता है। जिसके अगली सीन में हम देखते हैं कि जो जोशुआ लिंडसे होते हैं वो पेरी मार्टिन्स के ऑफिस में होते हैं और पेरी मार्टिन्स बताता है कि इस तरह से हम डंजन से बच पाए थे और तुम्हारी जो डॉटर है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, तो इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। जिसके जवाब में जोशुआ लिंडसे बोलते हैं कितनी राहत की बात है और काफ़ी गहरी सांस लेते हैं। और तभी पेरी मार्टिन्स बोलता है, एनीवे वैसे तुम पर्सनली यहाँ पर आए हो, मुझे लगता है कि वो रूमर सच है कि तुम अपनी डॉटर से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो। जिसके जवाब में जोशुआ लिंडसे कुछ भी नहीं कहते हैं और मुस्कुरा देते हैं। जिसके बाद हमें एमा को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हो गए थे जब यंग मिस ने बोला था कि वो अपने आप को डेवलप करने जा रही है। और जब से यंग मास्टर मतलब इलिया लिंडसे के बड़े भाई जब से लापता हुए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं यंग मिस के लिए। उसके बाद हमें फिर से उन्हीं दोनों का सीन दिखाया जाता है जिसमें पेरी मार्टिन्स बोलता है वैसे जो मिस इलिया लिंडसे है वो काफ़ी अच्छे एक स्वॉर्ड मास्टर हैं, साथ ही उनके पास एक मिस्टिक कैट भी है और वो उन्हीं की साइड पर है, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। तभी जोशुआ लिंडसे पेरी से पूछ लेते हैं क्या तुम उसके फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हो, तो अपना पेरी बोलता है फ्रेंड्स, पर उसके साथ तो सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम एरन पेरीरिया है। और पेरी की ऐसी बात सुन के तो जोशुआ लिंडसे की खोपड़ी चटक जाती है और वो बोलते हैं एमा तुमने ये नहीं कहा था कि वो एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं 4 बंदे। पर जो अपनी एमा है वो उसके जवाब में बोलती है जब मैंने उन्हें लास्ट टाइम देखा था तो वो 4 बंदे थे, पर क्या पता वो बाद में सेपरेट हो गए हों। जिसके बाद तो जो अपने जोशुआ लिंडसे होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं एक लड़की एक लड़का अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, मैं उस गंदे से लड़के का फेस देखना चाहता हूँ अभी के अभी, और वो अपने एरन को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ जोशुआ लिंडसे अपने एरन पर अटैक कर रहे होते हैं और जो अपने एरन है उनको ब्लॉक कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं कब से इनके अटैक को सिर्फ ब्लॉक कर रहा हूँ, मुझे इन पर अटैक करने की ज़रूरत है। जिसके तुरंत ही बाद जो अपना एरन है वो भी अपने जोशुआ लिंडसे पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद जो जोशुआ लिंडसे होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं एरन की स्किल्स को देखकर और बोलते हैं ये कितनी अच्छी स्किल्स हैं, क्या ये तब से अपनी स्किल्स को छुपा रहा था मेरे से। और उसके बाद जो जोशुआ लिंडसे होते हैं वो अपनी स्काई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने एरन से बोल रहे होते हैं अपना पूरा बेस्ट करने से ब्लॉक करने के लिए। जिसको देखकर जो अपना एरन है वो भी स्काई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगता है और उसी के साथ दोनों की स्काई स्वॉर्ड एक साथ क्लैश करती हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा टोर्नेडो बन जाता है और थोड़ी देर बाद वो टकरा कर वैनिश हो जाता है। जिसको देखने के बाद जो जोशुआ लिंडसे होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने ये कैसे करा, तुम स्काई स्वॉर्ड को कैसे जानते हो। और उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, अपने एरन को गाली देने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुमने मेरी डॉटर को कंट्रोल कर लिया है जिससे कि तुम उसकी स्काई स्वॉर्ड को सीख गए। जिसके बाद जो जोशुआ लिंडसे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं अपने एरन के ऊपर और वो बोलते हैं लो फिर मरो। वो इतने ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देते हैं जिससे कि उस पूरे फॉरेस्ट में वो अटैक फैला हुआ दिख रहा होता है। और उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा गड्ढा बन चुका होता है, वहाँ अपना एरन बेहोश हो चुका होता है। और अपने एरन की ऐसी हालत को देखकर जो जोशुआ लिंडसे होते हैं वो बोलते हैं मैं शायद ज़्यादा ही गुस्सा हो गया, पर उसी वक्त पीछे से कोई एरन को आवाज़ लगाता हुआ आ रहा होता है जिसे सुनकर जो जोशुआ लिंडसे होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं। और जब वो मुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि अपनी इलिया लिंडसे वहाँ भाग कर आ रही होती है और अपनी इलिया लिंडसे आते के साथ ही अपने एरन के पास जाती है और बोलती है एरन क्या तुम ठीक हो, अपने आप पर काबू पाओ। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर तुरंत ही अपने फादर से बोलती है डैड आपने एरन के साथ क्या किया। जिसके जवाब में उसके फादर घबराते हुए बोल रहे होते हैं मैं तो सिर्फ उसे गाइडेंस ट्रेनिंग दे रहा था। और उसे सुनने के बाद तो अपनी इलिया लिंडसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या आप इसे गाइडेंस ट्रेनिंग कहते हो। जिसके बाद जो अपनी इलिया लिंडसे होती है वो एमा से कहती है एमा मेरी मदद करो इसको खड़ा करने में, पर अपना एरन फिर अपने आप खड़ा हो जाता है। और जो अपनी इलिया लिंडसे होती है एरन से बोलती है एरन क्या तुम ठीक हो। अपने एरन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और क्या मैं अपने आप से अब चल सकता हूँ। वो अपने इलिया लिंडसे से परमिशन मांग रहा होता है। फिर जो अपना एरन होता है वो जोशुआ लिंडसे के पास जाता है और बोलता है आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, आपके साथ जो मैंने स्पार मैच करा था इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। जिसको सुनकर जो अपना जोशुआ लिंडसे होता है घबराते हुए हाँ कर रहा होता है। और फिर जो अपना एरन होता है वो आगे कहता है मुझे माफ़ कर देना इस चीज़ को पूछने के लिए, पर क्या आप मेरे को और भी ज़्यादा गाइडेंस ट्रेनिंग दे सकते हो अगली बार। पर जो अपना जोशुआ लिंडसे होता है वो कुछ कह नहीं रहा होता और अपने जोशुआ लिंडसे को चुप देखकर जो अपने एरन है वो आगे कहता है मेरे पास एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनना है, इसीलिए प्लीज़। और जब अपना जोशुआ लिंडसे कुछ नहीं कह रहा होता तो जो अपनी इलिया लिंडसे होती है गुस्से में अपने डैड से बोलती है डैड, तो जो जोशुआ लिंडसे होता है वो मान जाते हैं और आगे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें गाइडेंस ट्रेनिंग दे दूंगा, पर रोज़ 7 बजे उस एम्प्टी लॉट में आ जाया करो। अपने एरन उसे सुन के काफ़ी ज़्यादा उनको शुक्रिया करता है। और जिसके बाद जो अपने जोशुआ लिंडसे होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं और एमा से बोलते हैं एमा अब मैं जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, तो इसीलिए अब मैं इलिया लिंडसे को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिसके जवाब में एमा यस सर कहती है।
और जब अपने जोश एलियन से वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो अपने मन में एरन के बारे में कह रहे होते हैं, एरन पेरिडिया तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि इलेलेंट से तुम्हारे वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है पहले से, और साथ ही तुम काफ़ी ज़्यादा वेल मैनर्ड लगते हो और जो तुम्हारे स्किल्स है वो तुम्हारी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैं। पर अचानक से वो फिर से अपना गंदा सा मुंह बना लेते हैं और बोलते हैं, एरन पेरिडिया मैं तुम्हें एक्नॉलेज नहीं कर सकता और कल तुम्हें मैं हेल दिखा दूंगा। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है केव की तरफ, जो जंगल के बीच में केव होती है। हमें दिखाया जाता है कि जो अपना क्लाउन डीमन होता है उसके हाथ में उसका मास्क होता है। फिर वो अपने मास्क को अपने चेहरे पर लगा लेता है और काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि जो मेरी पावर है वो धीरे धीरे वापस आ रही हैं। पर जो वो ब्लैक हेयर गर्ल थी वो होली किंगडम से थी, है ना। उसका जो ऑरा अटैक था वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस था, उसमें डिवाइन एनर्जी थी और अगर वो इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी तो वो मेरे सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बच गई होगी। और जिसके बाद जो उनके कमांडर होंगे वो धीरे धीरे करके अपनी मूव चलाएंगे। जिसके बाद वो कहता है ठीक है तो फिर सबसे पहले मेरे जितने भी डमीज़ होंगे मैं उन्हें रिलीज़ कर दूंगा ताकि पूरे कॉन्टिनेंट में क्योस आ जाए। जिसके बाद जो डायमेंशनल क्रैक होगा वो जब चौड़ा होगा तो मैं हेल में चले जाऊंगा ताकि मैं अपनी जो पावर्स है उन्हें वापस रीगेन कर सकूं। पर तभी वहाँ एक बंदा आता है और उससे बोलता है नहीं, तुम अभी अंडरवर्ल्ड में नहीं जा सकते हो। और उसे देखकर जो अपना क्लाउन डीमन होता है घबरा जाता है और बोलता है तुम ह्यूमन, तुम यहाँ कैसे। और तभी बोलता है वेट रुको, मैंने एक मिस्टेक कर दी, तुम भी डीमन हो। तो वो बंदा बोलता है हाँ तुम सही हो। और ये वही बंदा है जो इलेलेंट्स का प्रीस्ट हुआ करता था। जिसके बाद जो अपना क्लाउन डीमन होता है उसी पत्थर पर जाकर बैठ जाता है और बोलता है मुझे पता था कि यहाँ काफ़ी सारे डीमंस हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके हैं, पर ये सोचना कि तुम यहीं आ जाओगे, वैसे तुम्हारा रीज़न क्या है यहाँ आने का, बताओ। जिसके जवाब में वो अपने क्लाउन डीमन से कहता है कि तुम होली किंगडम का अटेंशन डाइवर्ट कर दो। तो अपना क्लाउन डीमन कहता है मैं ही क्यों। तो वो बंदा बोलता है तुम्हारी इस हलचल की वजह से पूरे होली किंगडम तुम्हें सर्च करेगा, जिसकी वजह से जो मेरा प्लान है वो ख़राब हो रहा है। और उसकी बात सुनकर अपना जो क्लाउन डीमन है वो बोलता है प्लान, तुम्हारा क्या प्लान है। तो वो बंदा बोलता है मैं एक ह्यूमन को पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूँ, हालांकि जो मेरा प्लान है इसे मैं धीरे धीरे करके अचीव कर लूँगा और जो ह्यूमन वर्ल्ड है इसे मैं अंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि मेरा फाइनल गोल है। जिसके बाद जो अपना क्लाउन डीमन होता है वो हंसते उससे बोल रहा होता है तो इसका मतलब तुम्हें डीमन ड्रैगन किंग के बारे में पता है ना, और फिर तुम इसका एंड भी जानते होगे। भले ही तुम एक डीमन हो पर जो तुम्हारा एम्बिशन है वो बिल्कुल स्पष्ट होगा, तो जो तुम्हारा एंड है वो बिल्कुल बुरा होगा। पर तभी वो बंदा एक डार्क एनर्जी को अपने क्लाउन डीमन की तरफ भेजते हुए बोल रहा होता है तुम इसे देखोगे तो तुम समझ जाओगे। और जैसे वो एनर्जी अपने क्लाउन डीमन के पास जाते हैं तो बोलता है ये तो वही है, और काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है मैंने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ही हंसने लगता है और बोलता है इसका मतलब तुम उसे सच में कर दोगे, एक डीमन जो अंडरवर्ल्ड में पैदा नहीं होगा। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते के बाद, जहां अपने एरन कहीं जा रहा होता है और वो जाते जाते अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा होता है और मन में कहता है कल ऐसा दिन था जिसमें मैं 30 मिनट तक टिका रहा था उनके स्वॉर्ड ट्रेनिंग के सामने। ये पहले दिन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है पर मुझे इतने में सेटिस्फाइड नहीं होना है, इसीलिए आज से मैं एक नया रिकॉर्ड सेट करने की कोशिश करूँगा। अब मैं 1 घंटे तक टिकने की कोशिश करूँगा। और जब अपने एरन ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा होता है तो तभी वो आवाज़ सुनता है क्या तुम बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हो। अपने एरन कुछ देखता है और सामने देखता है कि सामने इलेलेंट से और जो उसके क्लैन लीडर होते हैं वो खड़े होते हैं। और अपने एरन मन में सोच रहा होता है इग्नाइट यहाँ क्यों है, क्या इग्नाइट क्लैन लीडर के साथ स्पार मैच करेगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अपनी इग्नाइट की तरफ जाता है जो कि जोश एलियन से बोल रही होती है क्या मैं बिगिन करूं, क्या मैं शुरू करूं। तो अपने जोश एलियन से बोलता है हाँ आ जाओ। जिसके साथ ही जो इग्नाइट होती है वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है और उसी के साथ अचानक से जोश एलियन के पास जाती है। पर जोश एलियन को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। पर हम अपने एरन को देखते हैं जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेव जनरेट हो रही होती है ऑरा की। पर हम अपने जोशुआ लिंडसे को देख रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गौर कर रहा होता है अपने स्पारिंग मैच पर। और उसी के साथ जो इग्नाइट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अपने जोशुआ लिंडसे के पास जाती है और काफ़ी ज़्यादा अटैक कर देती है उसके ऊपर। पर अपना जोशुआ लिंडसे बिल्कुल शांत से उन सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और अपनी इग्नाइट को देखकर अपना एरन मन में कह रहा होता है कितनी ज़्यादा फास्ट है, इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। पर उसी वक्त अपने एरन की इन बातों से इग्नाइट के ऊपर नज़र लग जाती है और जो अपने जोशुआ लिंडसे होते हैं वो इग्नाइट को भरकर लात मार देते हैं, जिसकी वजह से जो अपनी इग्नाइट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक गिर जाती है। सॉरी जब वो अपनी इग्नाइट हवा में होती है तो जो जोशुआ लिंडसे होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड से खतरनाक सा टोर्नेडो बनाकर इग्नाइट की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे इग्नाइट उछल कर डॉज कर लेती है और उस स्पीड में अपने जोशुआ लिंडसे के पास आ रही होती है। पर अपने जोशुआ लिंडसे बिल्कुल शांत खड़े होते हैं और अगले सीन में उन दोनों के जो क्लैश होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। और अपने एरन को देखकर मन में सोच रहा होता है ये जितने भी स्ट्राइक्स हैं काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हैं, उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा होता। हम देखते हैं कि जो अपने इग्नाइट होती है वो बिल्कुल ताकत लगा रही होती है पूरी, और जो अपने जोशुआ लिंडसे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्लैश हो जाता है। फिर धूल आ जाती है और धूल के हटने के बाद हम देखते हैं अपनी इग्नाइट की स्वॉर्ड, और हम देखते हैं अपनी इग्नाइट थक कर खड़ी होती है अपनी स्वॉर्ड के सहारे।
और इसी के साथ जो हमारी वीडियो होती है वो यहीं ख़त्म होती है। और वैसे आप सोच रहे होगे जब भी फाइटिंग का सीन आता है मैं इतनी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ उस टाइम गाइज। मजाक कर रहा हूँ गाइज, बस पता नहीं अपने आप ही ज़ोर से बोलने लगता हूँ। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय।